हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज सर मैथ्स एकेडमी। आज हमें पढ़ना है उस दिन का हमारा इनकम्प्लीट टॉपिक, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था उस दिन। तो हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ लिए थे, उसका एक्सप्लेनेशन। इट इज नॉट एक्चुअली क्या कहेंगे, अ पजल। दैट पजल कैन इजीली बी सॉल्व। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, पहले एक बार सुन लो। हम उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में, और फिर हम देख लेंगे कि वो पैराडॉक्स क्यों है। फिर आगे हम पास्कल का लॉ पढ़ेंगे। तो लेट अस सी। वी हैव 3 कंटेनर्स। मैंने ये पूरे डायग्राम्स इसलिए बना के रख लिए हो ताकि हमारा टाइम बचे, कहीं लेक्चर लंबा ना हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा हाफ एन आवर में निपट जाए कि लेक्चर, लेकिन वो कभी टाइम लंबा हो ही जाता है। तो दिस इज एक्स, ये कंटेनर को y नाम देते और ये कंटेनर को z नाम देते। सब सेम लेवल तक भरे हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा ताकि मुझे डायग्राम वगैरह बनाने में, एक्सप्लेनेशन देने में आसानी होना चाहिए। बट वी हैव टू सपोज दैट यहाँ पर मान लो वाटर है। वाटर, सब में वाटर भरा हुआ है, तीनों में वाटर भरा है और तीनों का हाइट भी सेम है। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, ये देखो, इसका लेंथ जो है, जितना इसका एरिया है बेस का, उतना ही इसका वाई का भी बेस का एरिया, उतना ही इसका भी बेस का एरिया है। अब कॉमन पर्सन से पूछा जाए कि ऑन द बेस ऑफ विच वेसल, ऑन द बेस ऑफ विच कंटेनर विल द प्रेशर बी मैक्सिमम। So naturally most people will say that pressure will be maximum on the base of Y container। ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि कौन से कंटेनर के बेस पर प्रेशर ज्यादा आ रहा, तो बहुत से लोग बोलेंगे Y वाले कंटेनर के बेस पर प्रेशर ज्यादा आ रहा। उनको पूछेंगे ऐसा क्यों भैया, तो या ऐसा क्यों दीदी, तो वो बोलेंगे अरे बेटा देखो, ये जो है, ये इसमें पानी बहुत ज्यादा आएगा, इसका मास ज्यादा रहेगा, पानी का वेट ज्यादा रहेगा। अब इसमें बहुत सारा पानी है तो बहुत सारे पानी का वेट ज्यादा रहेगा। और वेट क्या होता है, द वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो इसमें ज्यादा रहेगा कॉमन पर्सन, और इसमें वेट कम रहेगा तो इस पे प्रेशर मिनिमम आएगा, इस पे प्रेशर मैक्सिमम आएगा, और इस पे प्रेशर मीडियम रहेगा, इंटरमीडिएट, ऐसा कॉमन पर्सन बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इसके बेस पर प्रेशर आ रहा है P1 और इसके बेस पर प्रेशर आ रहा है P2 और इसके बेस पर प्रेशर आ रहा है P3, तो हमारा फिजिक्स कहता है कि P1 विल बी इक्वल टू P2 विल बी इक्वल टू P3। क्यों? क्योंकि प्रेशर का परपेंडिकुलर, इसके दो रीजन है। एक सिंपल रीजन है जो कि कोई भी हमको समझा सकता है, और एक लॉजिकल रीजन है। प्रेशर क्यों सेम रहेगा? क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट डेप्थ h इज गिवन बाय, इन सब का हाइट सेम है, ठीक है। इसका हाइट, लिक्विड का हाइट, कॉलम, लिक्विड कॉलम का हाइट h है, इसमें भी लिक्विड कॉलम का हाइट h है, और इसमें भी लिक्विड कॉलम का हाइट h है। मैंने स्केल से गिन के बनाया हुआ ये डायग्राम। अभी मुझे इजाजत का स्केल दिखा यहाँ रखा हुआ, तो मैंने उससे गिन के बनाया, 22.5 सेंटीमीटर बना लिया, और ये हाइट भी अंदाज से उससे गिन लिया मैंने। सो प्रेशर इज h रो g, प्रेशर इज h रो g। सो सबका हाइट कैसा है, h कैसा है, सेम है। डेंसिटी सबका कैसा है, सेम, क्योंकि वाटर का डेंसिटी सेम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब g कैसा है, तो यहाँ जितना g यहाँ एक्ट हो रहा है, उतना g यहाँ एक्ट हो रहा है, इतना g यहीं एक्ट हो रहा है। एक ही जगह पर रखे हुए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये माउंट एवरेस्ट पर है और ये हिमालय की चोटी पर है और ये समुद्र के अंदर है, ऐसा तो है नहीं। तो सब एक ही जगह रखा है। सो प्रेशर सेम है, क्योंकि हाइट, डेप्थ इसका, डेंसिटी एंड g सेम है, मतलब सबका प्रेशर सेम है। ये कॉमन लॉजिक हो गया। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। एक चीज याद रखेंगे आप लोग, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये बात याद रखना, आगे इसका काम पड़ेगा। अब सुनो, अब यहां पर प्रेशर तीनों में सेम क्यों है, तो इसका प्रेशर P1 है, तो आपको मालूम है क्यों प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है इट इज एक्सर्टिंग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो वेट है, वो वेट W1 इस पे, इसके बेस पर प्रेशर डाल रहा है कंटेनर के। अब ये कंटेनर के बेस पर भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये प्रेशर ज्यादा होना चाहिए हमारे कॉमन लॉजिक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिक्विड है उसका वेट कितना, W2, एंड डायग्राम देखकर इजीली पता चल जा रहा है, और ये सही बात भी है कि W1 से ज्यादा W2 है ना। सबसे ज्यादा वेट किसमें है, W2 का वेट ज्यादा है, W1 का वेट थोड़ा कम है, और सबसे कम वेट है W3 का। यहाँ पर लिक्विड सबसे कम है, वाटर, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो वेट सबसे ज्यादा है, तो प्रेशर सबसे
ज्यादा होना चाहिए। और यही क्वेश्चन मुझे चेतन ने कल पूछा है कि सर यहाँ तो, और ये कॉमन क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट के मन में आता है कि यानी हर लॉजिकल स्टूडेंट के मन में आता है कि इसमें लिक्विड अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ बेस पर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए। आप सुनो ध्यान से समझना, लॉजिकल बात है, समझ में नहीं आई तो मुझसे और पूछना, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। मैं ये ब्लू कलर के पेन से एक काम करता हूँ, पहले रेड कलर से, ग्रीन कलर से मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। ये देखो, पैराडॉक्स का मतलब आपको समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो चीज पहली बार सोचने में गलत लगती है, बाद में समझ में आया तो लगता है अच्छा हाँ सही बात है। जैसे प्लीज ऑल मीन्स प्लीज नो वन, सबको खुश रखना इसका मतलब किसी को खुश नहीं रखना, क्योंकि आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। और एक एग्जांपल है मोर हेस्ट लेस स्पीड, कोई भी काम जितना जल्दी करना चाहोगे उतना धीरे होगा। हमने कहा ये कैसा है, कोई काम जितना जल्दी करना चाहोगे उतना धीरे होगा, सही तो बात है। जितना जल्दी करना चाहोगे उतना तोड़ फोड़ करोगे और काम धीरे हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो पैराडॉक्स उसको बोलते हैं जो पहली बार पढ़कर लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट बोल रहा है, कुछ भी गलत गलत बोल रहा है। दूसरी बार सोचो उसके बाद ध्यान से तो ऐसा लगता है नहीं यार बात में दम है, तो इसको भी पैराडॉक्स बोलते हैं। पहली बार देखकर ऐसा लगता है अंसार साहब कुछ भी बोल दे रहे, बोलते प्रेशर यहाँ जितना है उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ। पहली बार सुनकर ऐसा लगता है अंसार साहब झूठ बोलते, और जब अंसार साहब समझा कर देते हैं कि यहाँ प्रेशर और जितना यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर सेम क्यों है, जब अंसार साहब उसका रीजन बताते तो लगता है हाँ ठीक है बात सही है। तो जब बात सही है, पहले गलत लग रहा था बाद में सही लग रहा है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं पैराडॉक्स, जो पहली नजर में गलत लगती है सोचने समझने समझाने पर सही लगती है फिर। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चारों तरफ पानी है, इधर भी वाटर है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि मैंने ये बना दिया तो यहाँ वाटर नहीं है, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन ये जो बेस है इस पर कितने पानी का प्रेशर है, हमको ये इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये बेस पर जो प्रेशर डाल रहा है वो सिर्फ ये बीच का पानी ही इस पर प्रेशर डाल रहा है, इधर के पानी का प्रेशर, इधर के पानी का फोर्स इस बेस पर नहीं आ रहा। इधर के पानी का समझाने के लिए मैं बोलता हूं यहाँ 1 किलो पानी है और यहाँ 1 किलो पानी है और बीच में 5 किलो पानी है, समझाने के लिए। तो कितने किलो पानी होगा यहाँ 7 kg, मास कितना होगा 7 kg, और यहाँ पानी कितना है 5 kg मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 5 किलो है, यहाँ 7 किलो है, तो यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा बेस पर वो कितने किलो पानी का आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो पानी का प्रेशर आ रहा। 5 किलो पानी का फोर्स नीचे लग रहा है, प्रेशर नीचे लग रहा है, बाकी का नहीं लग रहा। यहाँ पर कितना लग रहा है, तो यहाँ पर तो अरे बाप रे तो लंबी चीज होगी, यहाँ पर, यहाँ तो और भी अजीब चीज है, क्या बताऊं यहाँ का, यहाँ तो और भी खतरनाक है काम। डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन गई है मेरी, उसको हम देखेंगे ही, हर डायग्राम को नहीं, हम इसी डायग्राम के बेसिस पे समझ लेंगे हम सब कुछ। अब ध्यान से समझो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है हमारा कि ये 5 किलो पानी का वेट नीचे एक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ 5 किलो पानी के कारण प्रेशर आ रहा है। अंडरस्टूड, 5 किलो पानी का प्रेशर यहाँ आ रहा है, इसमें भी जो बीच में पानी है 5 किलो उसका प्रेशर ये बेस पर आ रहा है, इधर के दोनों तरफ के 1-1 किलो पानी का प्रेशर नहीं आ रहा। पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड हमेशा सरफेस पर जो फोर्स लगाता है वो फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, अच्छा समझाने के लिए देखो, ये है एक बीकर, इसमें पानी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पानी यहाँ पर, अब एक मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, अब ये किधर फोर्स लगा रहा, अगर आप बोलेंगे सर ये पानी किधर फोर्स लगा रहा है, ये सरफेस ऐसी है, सरफेस को कितना डिग्री एंगल बना रहा है फोर्स लगाने के लिए, वो फोर्स लगाने के लिए कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाता हूं मैं समझाने के लिए। मान लो आप कहते हो कि सर पानी जो है, वाटर जो है
वो सरफेस को 90 डिग्री का फोर्स नहीं लगाता, एंगल बना के फोर्स लगाता। ये देखो, ये फोर्स लगाया पानी ने, ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल फोर्स लगाया उसने वॉल पे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, ये वाले के हिसाब से, अगर ये एफ है और ये हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में मैं थीटा बना दूं यहाँ पर, तो ये फोर्स क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, आपको समझता है, और ये रहेगा एफ साइन थीटा। बात समझ रहे हो? अगर ये एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये फोर्स यहां लगा रहा है तो थोड़ा फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर आप कहते हो कि सर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर के वॉल पे 90 डिग्री का फोर्स नहीं लगाता, कोई और एंगल बना के फोर्स लगाता है, तो ठीक है, देख लेते। ये देखो, अब इसने ये ऐसा फोर्स लगाया तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया उसने, थीटा। ये एफ है, अगर ये एफ है तो हम तो पढ़े लिखे लोग, हमको मालूम हो गया एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा निकाल के हम तो, हमारी क्या हो गई, मास्टरी हो गई है। तो ये एफ कॉस थीटा बन जाएगा, ये एफ साइन थीटा बन जाएगा। एफ कॉस थीटा मतलब अब ये एफ साइन थीटा इस पे लग रहा है फोर्स, बेस पर, तो ठीक है, अच्छी बात है, बेस पर फोर्स लग रहा है। और ये इधर जो लगा रहा है फोर्स, ये एफ कॉस थीटा है। अगर इधर एफ कॉस थीटा फोर्स लगा रहा तो लिक्विड इधर भाग रहा क्यों नहीं? लिक्विड ने तो मूव होना चाहिए। यहां अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है और अगर वो इधर फोर्स लगा रहा है, अगर यहाँ का लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसा फोर्स लगा रहा है एफ कॉस थीटा, तो क्या होना चाहिए, यहाँ का लिक्विड मॉलिक्यूल इधर भागना चाहिए, इधर का लिक्विड मॉलिक्यूल इधर भागना चाहिए, इधर का लिक्विड मॉलिक्यूल इधर भागना चाहिए, लेकिन वो नहीं भाग रहा। इससे मतलब पता चलता है कि फोर्स तो इधर लग रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि थीटा जरूर 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या होगा फिर, एफ कॉस थीटा विल बी एफ कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0। इसका मतलब उधर फोर्स नहीं लग रहा, यानी लिक्विड जो भी फोर्स लगाता है वो सिर्फ सरफेस पर ही परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अगर आपको समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात। इतना याद रखो कि कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाना चाहता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, तो यहां पर अगर समझो, अब देखो समझाने के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। यहां पर एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये सरफेस टेढ़ी है ऐसी स्लोप, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ऐसा टेढ़ा, ठीक है, इसके ऊपर वेट लगा रही है ऐसा, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमको आदत है। तो दिस फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट which is called, let me call it Fy, and one is called Fx। एक कंपोनेंट को मैं Fx बोल रहा हूँ, समझाने के लिए पहले मैं कंपोनेंट बोलूंगा, फिर गावरानी भाषा में समझा दूंगा आपको। एक है Fy वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, और एक है Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये लिक्विड इधर जा रहा, क्या हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड इज एट रेस्ट इन द कंटेनर। लिक्विड कंटेनर में रेस्ट, कंटेनर में रेस्ट पोजीशन में है, मतलब ये लिक्विड लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा और ये लिक्विड राइट की तरफ भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक लिक्विड है, वो भी सरफेस को 90 डिग्री एंगल बना के फोर्स लगा रहा है, सरफेस को 90 डिग्री एंगल बना के। बताओ 90 डिग्री बना दूं यहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री बना के ये फोर्स लगा रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है एफ वाई, वाई डैश वाला, और एक है एफ एक्स। जितना फोर्स एफ एक्स उधर लगा रहा है उतना ही फोर्स एफ एक्स इधर लगा रहा है, दोनों के फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऐसा है, इसके फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एफएक्स के कैंसिल हो जाने के कारण पानी ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। अब ये पानी जो है, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो फोर्स आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा, ठीक है, उसका फोर्स कहाँ आ रहा, नीचे आ रहा, और वो नीचे आते आते कहाँ आ रहा है एक्चुअली, ये यहाँ आ रहा, ये देखो यहाँ पर वो कहाँ आ रहा, इस पे आ रहा। यानी ये जो साइड की वॉल्स है एसी, ये इसके वेट को झेल ले रही, इसके प्रेशर को झेल ले रही। जो फोर्स के कारण, यहाँ दो फोर्सेस है, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां पर, और दूसरा है एफ पी, जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यहां दो फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी प्रेशर डालने वाला।
तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यहां हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन साइड वॉल्स, यहां हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? एफ पी, यहां 0 है। साइड वॉल पर जो फोर्स डाल रहा है वो ज्यादा, वो नेग्लिजिबल, वो साइड पे आ ही नहीं रहा है। और इसकी सरफेस ऐसी है, अगर और ऐसी होती तो इस पे प्रेशर नहीं आता था, इस पे प्रेशर आ रहा है, इस पे फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है साइड वाली, ये इसके प्रेशर को झेल ले रही है, यानी ये जो फोर्स डाल रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल इस पे फोर्स डाल रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल इस पे फोर्स डाल रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल इस पे फोर्स डाल रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल इस पे फोर्स डाल रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल इस पे फोर्स डाल रहा है। तो ये जो साइड के जो मॉलिक्यूल्स है, ये इस पे जो फोर्स डाल रहे हैं, तो ये फोर्स के कारण ये फोर्स साइड पे डाल रहे कंटेनर पर, नीचे नहीं डाल रहे, समझ गए। और अगर उसका कंपोनेंट नीचे डाल भी रहा तो वो नीचे कंपोनेंट वॉल पे ही आने वाला है, तो वॉल ही उसका वेट संभाल ले रही। बात समझ में आ रही है आपके? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा तो देखो फिर से, ये नीचे आ रहा, तो ये नीचे आके कहाँ आ रहा है? इधर थोड़ी आ रहा है एरिया पर, ये जो नीचे एरिया है ना, इस एरिया पर इसका फोर्स नहीं आ रहा। ये फोर्स किस पे आ रहा है? देखो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो फोर्स यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ के मॉलिक्यूल का अगर वर्टिकल फोर्स आ रहा है तो वो इस पे आ रहा है। वैसे तो वो फोर्स किस पे लगा रहा है? परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहा है, ठीक है, तो इस पे फोर्स आ रहा है। लेकिन अगर आप उसके दो कंपोनेंट्स भी बना लेते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो एक इधर फोर्स लगा रहा है ये वॉल पर, और एक इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स आ रहा किस पे है? फोर्स इज ऑन द वॉल, फोर्स इज ऑन द, और ये कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो फोर्स इज ऑन द साइड वॉल्स, not on the base of container, not on the base of the container। बात को समझो। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि इसमें पानी ज्यादा है तो इस पे प्रेशर नीचे ज्यादा आना चाहिए, इस पे प्रेशर आ ही नहीं रहा है। पहली बात, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ आ रहा ना, इसका फोर्स इधर है तो प्रेशर इधर ही है इसका सब। ये देखो, ये साइड की दीवार पर प्रेशर डाल रहा हूँ, यहाँ का जो लिक्विड है साइड पे प्रेशर डाल रहा है। आप बोलेंगे नहीं ना सर, साइड में प्रेशर कैसे डाल रहा हूँ? तो नीचे आएगा ना प्रेशर। चलो ठीक है, ये प्रेशर नीचे आ रहा है आपका, ये देखो ये प्रेशर नीचे आ रहा है। नीचे आके भी कहाँ आ रहा हो? ये यहाँ पे आ रहा है ना साइड में। अल्टीमेटली अगर उसको नीचे भी ला रहे हो आप तो कहाँ आ रहा? साइड में। आप बोलेंगे नहीं सर ना, मॉलिक्यूल यहाँ लो ना सर, तो ये लो, ये मॉलिक्यूल यहाँ ले लिए, तो ये प्रेशर कहाँ डाल रहा है? यहाँ पे। फोर्स कहाँ आ रहा है? इसका यहाँ। अब ये फोर्स के दो कंपोनेंट बनाओ ऐसा, और ये दूसरा कंपोनेंट ऐसा बनाओ, तो ये भी देखो कहाँ आ रहा, ये इस पे आ रहा, साइड में ही आ रहा। यानी इधर जितने मॉलिक्यूल है 1 किलो पानी, उसका पूरा प्रेशर किस पे आ रहा है? ये साइड वाले वॉल पर आ रहा। और साइड वाला वॉल क्या हो रहा है? प्रेशर के कारण के नीचे जब दबा रहा है, नहीं वो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है उसको। ये प्रेशर से इधर दबा रहा तो उसको उधर दबा रहा, दोनों कैंसिल हो जा रहे। यानी यहाँ के पानी का जो फोर्स है वो कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि वो इधर साइड वॉल पर प्रेशर डाल रहा है। ये इधर की साइड पे प्रेशर डाल रहा है 1 किलो पानी, ये 1 किलो पानी इधर प्रेशर डाल रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये जो बर्तन है कंटेनर, वो कंटेनर भी क्या कर रहा है? उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा, ये इधर दबा रहा तो उसको उधर दबा रहा, और दोनों वहीं वहीं एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे। यानी अगर समझो ये दीवार पे मैंने फोर्स लगाया और दीवार ने मुझ पे फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। ना दीवार अंदर धसी, ना मैं बाहर गिरा, दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए ना दीवार गिरी ना मैं बाहर सरका। उसी तरह पानी जो है इधर का, वो ये वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, ये वॉल पे फोर्स लगा रहा है, और ये वॉल पानी पे फोर्स लगा रही है, और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर दे रहे, कैंसिल कर दे रहे वहीं पर। इसीलिए इसके पानी के इधर के 1 किलो और इधर के 1 किलो पानी का प्रेशर बेस पर नहीं आ रहा। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसको ऐसा फोर्स नहीं लगा रहा। क्यों पूछो? क्योंकि ये उल्टी केस है। अच्छा मान भी लेंगे आप अगर, तो ये उसको ऐसा फोर्स लगाने के बदले एक्चुअली क्या हो रहा कि ये जो फेस है, ये इस पे प्रेशर डाल रहा है मॉलिक्यूल पे, और ये ऐसा डाल रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कहाँ पर आ रहा? ये देखो बेस पर आ रहा, यानी यहाँ पर पानी कम है, लेकिन ये कंपोनेंट इस पे बेस पे प्रेशर डाल रहा है। यहाँ पर एक पानी का बूंद है, ये वाला, ये इधर एक, ये इस पर प्रेशर आ रहा है ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट्स बना लो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे आ रहा। इसको नहीं समझना चाहते होंगे तो मत समझो। यहाँ पानी कम है,
यहाँ 7 किलोग्राम पानी है, यहाँ 5 किलोग्राम पानी है, यहाँ उससे भी कम है पानी, है ना, बल्कि 5 में से भी 1-1 किलो कम कर दो तो यहाँ 3 किलोग्राम पानी है। यहाँ 5 किलो में 2 किलो ऐड हो गया, यहाँ 5 किलो में से 2 किलो माइनस होगा, यहाँ सिर्फ 3 किलोग्राम पानी है, तो ये 3 किलोग्राम पानी भी उतना ही प्रेशर डालता सब। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ये बेस ऐसा है, उसके ऊपर आउंदा हो रहा है ना, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और मैं उसके ऊपर ऐसा हो जाऊंगा तो मेरा बोझ उस पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये जो कांच है, ये जो बर्तन है, वेसल है, इसका फोर्स इस पर लग रहा है ऐसा वाटर मॉलिक्यूल पर, और ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे हम, या उल्टा भी बोल सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल ये कांच पर ऐसा वो फोर्स लगा रहा है तो वो भी उस पर रिएक्शन फोर्स दे रहा है, और उसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल है, इधर से इधर वाले से भी हॉरिजॉन्टल आएगा ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन वर्टिकल वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, वर्टिकल ये नीचे तक आ रहा। एक्चुअली मैंने इतना लंबा एरो नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि फोर्स से बड़ा उसका कंपोनेंट होता है, ये एफ है तो एफ साइन थीटा है और ये कॉस थीटा, अगर यहाँ थीटा बना हो तो मैं तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा हमेशा एफ से छोटे ही रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समझाने के लिए ये एरो बहुत लंबा कर दिया मैंने, और ये एरो लंबा करके मैं ये बताना चाह रहा कि यहाँ साइड में जो पानी है, बीच में इसमें कितने किलो पानी है, 3 किलो पानी है ना, तो ये 3 किलो पानी भी उतने प्रेशर क्यों डाल रहा, क्योंकि इसके साइड पानी वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पानी कम है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगा रहा है जानबूझ के, तो पानी कम है तो उसकी कमतरता हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पूरा कर रहा है। तो इसको समझना मुश्किल है, यहाँ तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको समझ लिया अगर आपने बीच वाले को तो आपको सब समझ गया। लेकिन आई होप कि आपको ये मैंने समझाया और आप समझ गए, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी एक बार देख लो, ये सब पानी कैसे प्रेशर डालेंगे, साइड वॉल पर। अगर मान लो ये साइड वॉल अभी ऐसा है, थोड़ी देर के बाद अगर ये ऐसा हो जाए तो, और वो भी ऐसा हो जाए तो फैल के, अब तो इस पे और प्रेशर आएगा ना, तो ये नीचे नहीं आ रहा प्रेशर, इस पे आ रहा प्रेशर साइड पर, और इसके प्रेशर साइड पे प्रेशर आने से ये क्या हो रहा, कंटेनर फूट जा रहा, नहीं कंटेनर भी उसको रिएक्शन दे रहा, तो एक्शन एंड रिएक्शन ये यही कैंसिल हो जा रहा है, और ये इधर इस पे बोझ ही नहीं डाल पा रहा है। और अगर इसके आप दो कंपोनेंट भी बना रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ है तो ये नीचे एफ cos थीटा एफ sin थीटा नीचे ले जा रहे हैं अगर आप यहाँ पर, तो ये नीचे जा रहा तो कहाँ जा रहा, साइड वॉल पर ही जाएगा, ये नीचे के बेस वाले एरिया पर नहीं जाएगा। और इसमें जो है, इसमें साइड वॉल पर नहीं जाएगा, इसमें पूरा प्रेशर बेस वॉल पे जाएगा। तो यहाँ पानी कम है लेकिन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे खींच दबा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे दबा रहा है, दोनों मिलाकर यहाँ प्रेशर बढ़ा दे रहे। और यहाँ पर वेट वाला प्रेशर है और वेट वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा, और साइड वाला जो पानी है 1-1 किलो उसका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स साइड में एक्ट हो रहा, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है इस पे प्रेशर डालने में। प्रेशर इज ड्यू टू ओनली दिस 5 किलोग्राम वाटर, pressure exerted on the base of the container is only due to 5 kilogram water, like this one, 5 kilogram water is exerting force on the base, 5 kilogram water is exerting force on the base, 3 kilogram water is exerting force on the base, as well as the water on the sides is also exerting hydrostatic force on the base. That's why the total pressure is P3 is equal to P2 and P2 is equal to P1. ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पहली बार पढ़े तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाले बेस पर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि बेस वाले पर प्रेशर सिर्फ बीच के पानी का आता, साइड के पानी का प्रेशर नहीं आ रहा। साइड के पानी का प्रेशर किस पे आ रहा, साइड की दीवार पर आ रहा, और साइड की दीवार पर चाहे आप ऐसे ऐसे एरो हॉरिजॉन्टल एरो पकड़ो, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी तिरछे एरो पकड़ो तो भी साइड पे आ रहा प्रेशर, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट भी देखते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट, तो वो भी जाके साइड वॉल पे ही आएगा हर जगह। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स है, चाहे यहाँ पे कोने के मॉलिक्यूल को क्यों ना पकड़ लो, उसका भी प्रेशर जो है साइड वॉल पे ही आने वाला है। ये बेस पर किसी का प्रेशर नहीं आएगा, ये वाले और ये वाले 1 किलो वाले का। बेस पर प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू 5 किलोग्राम वाटर। अंडरस्टूड? ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पहली बार पढ़कर हमको लग रहा था कि इसमें पानी बहुत है तो इस पे प्रेशर बहुत आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साइड वाले का प्रेशर साइड वाले में जा रहा है, ओनली बीच वाले का प्रेशर आ रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यानी इसका एरिया कितना है, ऊपर का बड़ा एरिया है, ठीक है, और इसका एरिया कैसा है, छोटा सा ऊपर का एरिया, और इसका एरिया मीडियम था। तो प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। और इसी बात को अगर आप समझ चुके हो,
अगर आप ये समझ गए कि प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया बड़ा रहेगा तो भी प्रेशर उतना ही लगेगा उस पर, छोटा एरिया रहेगा तो भी उतना ही प्रेशर लगेगा। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप ये सब समझ गए हो तो इसका मतलब अब आप पास्कल्स लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो। पास्कल्स लॉ देखो क्या कहता है। पास्कल का लॉ का स्टेटमेंट मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ के सुनाता हूं आपको लाइन टू लाइन, वैसे मैं अपने मन से भी बोल सकता हूं, लेकिन टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन सुनेंगे हम और उसको लाइन टू लाइन समझेंगे। पास्कल्स लॉ, अच्छा ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझ गए ना आप कि वाटर लेवल अगर हाइट और डेंसिटी और जी सेम है तो चाहे किसी का एरिया बड़ा हो, चाहे पानी की क्वांटिटी कम हो, पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ वाटर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। अगर खुला मौसम एटमॉस्फेयर में पानी रखा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी गिन लेंगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। अब देखो इसमें डेफिनेशन दिया है, सॉरी लॉ का स्टेटमेंट दिया है, पास्कल्स लॉ। Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid, मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूं। ये देखो, ये ट्रायंगुलर एक कंटेनर है, ये ट्रायंगुलर कंटेनर है और इसके अंदर यहाँ पिस्टन है। इसका एरिया कितना है, छोटा सा मुंह है, इसका छोटा सा एरिया है a/2, इसका मुंह बड़ा है 2a, इसका मुंह साधारण है a, ठीक है, और ये इसका मुंह सबसे बड़ा है 3a। अलग अलग साइज के पिस्टन्स हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, और ये हॉलो है, ये ट्रायंगल जो है हॉलो बॉक्स है, पिरामिड की तरह, ये हॉलो पिरामिड की तरह। अब हमने क्या किए, ये वाले पिस्टन को, एफ वाले पिस्टन को, जिसमें एरिया, जिसके पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस पर फोर्स एक्सर्ट करे, प्रेशर लगाए, तो प्रेशर विल ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। प्रेशर इक्वल वैल्यू से हर डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए मैं एरो की लेंथ इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जितना प्रेशर इधर लग रहा है हर तरफ प्रेशर विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर कोने में जाके ज्यादा लगाएगा, यहाँ कम लगाएगा, नो, प्रेशर विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। अगर ये बलून है और आपने बलून को फुलाए मुंह से हवा भर के, तो इधर जितना प्रेशर लगेगा उधर भी, इधर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। प्रेशर यहाँ जितना प्रेशर लगेगा यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा। समझो ये सब एरो का लेंथ सेम है, यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा, और यहाँ भी उतना। और प्रेशर वैसे 90 डिग्री एंगल बनाता है। मेरे डायग्राम में अगर मिस्टेक हो रही होंगी तो उसको नेग्लेक्ट करो। प्रेशर सरफेस से कितना एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है ना। फोर्स का डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री। क्या ऐसा होता है कि हम बलून में हवा भर रहे और उसके कारण बलून यहाँ पे ज्यादा फूल जा रहा और इधर का बलून नहीं फूल रहा? ऐसा नहीं होता। बलून हर दिशा में चारों तरफ इक्वली फूलता है। The balloon is inflated equally in all the directions when we blow air into it. What does that show? Pressure is equally distributed everywhere. Pressure is air pressure that we are feeling into it is distributed equally in all the directions. That's why it is inflating. It is increasing in size equally in all the directions. ये हर तरफ में सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं का बलून जो है वो ज्यादा फूल गया और कहीं का बलून कम फूल गया, ऐसा नहीं है। हर जगह इक्वल फूलेगा वो, क्योंकि प्रेशर इज यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। ये पहली बात। सो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, किसी भी एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप, तो क्या होता है, एनक्लोज्ड फ्लूइड, इसमें फ्लूइड क्या है, एयर है, और यहाँ फ्लूइड क्या है, यहाँ भी मान लो एयर, लिक्विड भर रहा है समझो यहाँ पर। तो एनक्लोज्ड फ्लूइड यानी चारों तरफ से पैक किया हुआ लिक्विड एट रेस्ट, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, यानी अगर मैं यहां से 10 पास्कल का प्रेशर लगा रहा है, ये पिस्टन को मैंने एफ वाले पिस्टन को दबा दिया, एफ वाले पिस्टन को दबाया, तो कितने प्रेशर से दबाइए, 10 पास्कल से। तो ये वाला जो है ना, ये डिच्यू इधर का, ये भी 10 पास्कल से पीछे सरकेगा, और ये भी 10 पास्कल से पीछे सरकेगा, और ये भी 10 पास्कल से पीछे सरकेगा। अब क्योंकि बात समझ में आ रहा है आपको, तो हमको इसको आगे लाना पड़ेगा, इसको आगे लाना पड़ेगा, इसको आगे लाना पड़ेगा, तो सब पर प्रेशर इक्वल आएगा। यहां से जितने प्रेशर से आप इसको धकेले उतने ही प्रेशर सब पे आएगा।
अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने इसमें हवा भरते समय कितनी हवा भरा? 10 पास्कल। मैंने यहां से कितना प्रेशर भरा? 10 पास्कल। तो ये हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेशर एंड अनडिमिनिश्ड होगा, यानी प्रेशर कम नहीं होगा। So Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid is transmitted equally and undiminished. Undiminished यानी जितना प्रेशर यहाँ लगाए थे उतना ही प्रेशर आगे पहुंचेगा, without diminished, to every point of the fluid and also on the walls of the container. तो प्रेशर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, और ये जो वॉल्स है कंटेनर की, ये कोने वाले ये प्लास्टिक के, इन पर भी लगेगा। Pressure is transmitted, so the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished. Undiminished यानी without any decrease, same amount का प्रेशर आगे बढ़ता है। और इसका साधारण एग्जांपल क्या है मालूम है? अपने घर में टूथपेस्ट अगर है, कोलगेट, सिबाका और पेप्सोडेंट जो भी होगा, टूथपेस्ट का ढक्कन खोल लो, नया टूथपेस्ट है, नया खरीद के लाए, ढक्कन खोलो और पीछे आप उसको 5 पास्कल का प्रेशर लगाओ, तो सामने से जो वो पेस्ट निकल के गिरेगा, वो पेस्ट का प्रेशर गिनो कितना है, तो वो भी 5 पास्कल रहेगा। आपने प्रेशर कहाँ लगाया? टूथपेस्ट को कहाँ दबाना चाहिए? वैसे नया टूथपेस्ट है तो बहुत से लोग है ना, वो उसका जो मुंह रहता है पेस्ट निकलने का, उसके मुंह के पास दबाते, हाँ बोलते पेस्ट निकल रहा है बोलते, लेकिन अपन ने उसको, नया टूथपेस्ट है तो कहाँ से दबाना स्टार्ट करना चाहिए? लास्ट से, उसकी टेल के पास से, पूंछ के पास से। तो आखिरी में अगर आप 5 पास्कल प्रेशर से दबाते हो तो आगे से जो टूथपेस्ट निकलेगा वो भी कितने प्रेशर से निकलेगा? 5 पास्कल, यानी वो प्रेशर कम नहीं हुआ। आपने पीछे जितना प्रेशर लगाए आगे भी उतने ही प्रेशर से फ्लूइड निकला। समझ रहे हो क्यों? और वो जो टूथपेस्ट है उसके चारों तरफ जो उसका जो टूथपेस्ट का जो कंटेनर है, दीवार है, जो ट्यूब है, उस पर हर तरफ प्रेशर कितना है? 5 पास्कल, 5 पास्कल, 5 पास्कल, और आगे जो टूथपेस्ट निकला वो भी 5 पास्कल से निकलेगा। तो एक जगह प्रेशर लगाओ तो चारों तरफ प्रेशर फैल जाता सेम वैल्यू का, और उसकी वैल्यू कम भी नहीं होती, और हर तरफ इक्वली उसकी वैल्यू फैल जाती है। एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रेशर जो नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। हमने पढ़े व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। Absolute pressure is the total pressure exerted due to liquid column as well as air column. Liquid column, अगर मैं समुद्र में 6 किलोमीटर गहराई में स्विमिंग कर रहा हूँ तो मुझ पे कौन प्रेशर लगा रहा है? वो समुद्र का पानी 6 किलोमीटर वाला है ना, लिक्विड कॉलम। और लिक्विड कॉलम के ऊपर क्या है? एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम का भी प्रेशर आएगा और लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर आएगा मुझ पर, तो वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम एज वेल एज वाटर कॉलम, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ग्रेविटी को अगर कंसीडर किया जाए तो अब देखो, इसको मैं समझाने के लिए आपको हमारी बुक में ये एक एग्जांपल दिया है। क्या ABCD नाम दिया कि इनको इन्होंने? हाँ, नाम को कहाँ से चालू किया? ए। हाँ, इसको A नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, इसको बड़ी B नाम दिया है, इसको C नाम दिया है, इसको D नाम दिया है शायद, है ना? यस, वही है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, हमारी बुक क्या कहती है। कंसीडर अ वेसल विद 4 आर्म्स। एक वेसल है, उसके 4 आर्म्स है ABCD, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस। ये कैसे है? ये जो डिचू लगे, इंजेक्शन होता है ना सिरिंज में, पीछे पिस्टन धक्का मारने का, आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े होंगे शायद। तो ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, एकदम स्मूथ है, बिल्कुल आराम से इसको और डिचू कर सकते हैं। इसमें फ्रिक्शनलेस है और वाटर टाइट है, यानी इसमें पानी भरा है। लेट अस सपोज यहाँ पे पानी भरा है और ये पानी इसमें से लीकेज नहीं होता। एनक्लोज्ड फ्लूइड है, पास्कल का लॉ एनक्लोज्ड फ्लूइड के बारे में, लीकेज वाले फ्लूइड के बारे में पास्कल का लॉ नहीं है, तो ये फ्लूइड बाहर भी निकल नहीं सकता। कंसीडर अ वेसल विद 4 आर्म्स ABCD, C and D, fitted with frictionless, watertight pistons and filled with incompressible fluid. अब वो incompressible fluid क्या है? तो वाटर है, समझ लो वहां पे। As shown in the picture given on page 31 of our new textbook. Let the area of cross section of A, B, C and D be small a, 2a, 3a and a/2 respectively. अगर फोर्स आप पिस्टन A पर लगा रहे, the pressure exerted on the liquid is pressure is equal to force upon area. ये प्रेशर कितना लगा रहा है? So pressure exerted by A is force of A upon area of A. Force of A को क्या लिखा है इसने? Force of A, pressure due to A is force A upon area A. ऐसे ही बताया ना।
अरे हाँ, एरिया को तो ऐसे ही बता दिया इन्होंने, और फोर्स को कैसे बताएं, कैपिटल, अच्छा ये देखो, इसको पी कैपिटल ए किया, प्रेशर ऑफ ए इज फोर्स अपॉन एरिया, इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया अपॉन एरिया। इस पर जो प्रेशर लग रहा है फिर बाहर, तो ये डिच्चू बाहर भाग रहा था पिस्टन, तो उसको अंदर धकेलना पड़ेगा, कितने फोर्स से धकेलना पड़ेगा, कितने प्रेशर से धकेलना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑन बी विल बी इक्वल टू, ये कितने प्रेशर से बाहर भागेगा, तो ये भागेगा 2F अपॉन 2A। क्यों, पास्कल का लॉ क्या बोलता है, प्रेशर यहाँ जितना लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है, उतना यहाँ लग रहा है, तो यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर एट सी विल बी 3F अपॉन 3A। एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, रिमेंबर हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, 3F लगाना पड़ा, क्यों, एरिया बहुत बड़ा है, जितना एरिया बढ़ा देंगे उतना फोर्स भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद अब ये कैंसिल करें तो क्या होता है, पीसी जितना आएगा उतना ही पी भी आएगा, उतना ही करेंगे तो पी आएगा, और यहाँ क्या होगा, फिर हाफ ए बाय 2 है, तो यहाँ रहेगा प्रेशर ऑन डी विल बी, फोर्स विल बी F by 2 एंड एरिया विल बी A by 2। अब सबको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, देखो प्रेशर एट ए, इसने कितना प्रेशर लगाया F अपॉन ए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रेशर बी पर कितना लग रहा है F अपॉन ए, 2 कैंसिल हो रहा, यानी इस पर प्रेशर जो लग रहा है, इस पर डिच्चू जो धक्का दे रहा है, ये कितना लग रहा है प्रेशर, प्रेशर कितना लग रहा है F अपॉन ए, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है 3 कैंसिल F अपॉन ए, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है 1/2 कैंसिल, और ये पीडी की भी वैल्यू कितनी आ रही, पीडी की वैल्यू आ रही है F अपॉन ए, इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही पीसी की F अपॉन ए, इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही, प्रेशर ऑन क्या ये बी है इज F अपॉन ए, ये वाला, और हमने लगाया भी कितना प्रेशर है, यहाँ पर हमने जितना प्रेशर लगाया F अपॉन ए, उतने ही प्रेशर से ये भी पीछे सरक रहा, ये भी पीछे सरक रहा, वो भी पीछे सरक रहा, सब पर सेम प्रेशर लग रहा है, 10 पास्कल लगा तो यहाँ भी 10 पास्कल लगा, यहाँ भी 10 पास्कल लगा, यहाँ भी 10 पास्कल लगा। हाँ, बात इतनी है कि इस पर 10 पास्कल लगा तो इसका डिच्चू ये दूर भाग गया, इस पे 10 पास्कल लगा तो इसका डिच्चू, इसका जो पिस्टन है थोड़ा सा सरका, इस पे 10 पास्कल लगा तो इसका डिच्चू बहुत ही थोड़ा एकदम कम सरका, क्यों, क्योंकि 10 पास्कल में इतना बड़ा है ये। तो अब बात को समझो, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वरना आप ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा सर अगर यहाँ 10 पास्कल है तो यहाँ भी 10 पास्कल, सब पे प्रेशर सेम लग रहा, लेकिन यहाँ पर तो हमने जितना वर्क किए तो इस पे तो ज्यादा वर्क होना था, तो वर्क वैसे भी सेम हो रहा है, उसको अभी मत समझो, उसको बाद में समझेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया, इस पे प्रेशर कितना लगा है F अपॉन ए, यानी मान लो F अपॉन ए की वैल्यू आती है 10 पास्कल, इस पे 10 पास्कल लगा है, तो यहाँ प्रेशर बाहर कितना लग रहा है, इस पे 10 पास्कल, और इसको इस पे भी कितना लग रहा है 10 पास्कल, और इस पे भी कितना लग रहा है 10 पास्कल, ये 10 पास्कल में इसका ये दूर भाग गया, ये 10 पास्कल में थोड़ा पीछे सरका, ये 10 पास्कल में हल्का सा पीछे सरका, लेकिन सब पर प्रेशर कितना लगा 10 पास्कल, समझ गए। तो हमने 10 पास्कल फोर्स सब पर लगाया, तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और हर जगह उतना ही लग रहा है, और हम चाहते हैं हमने इसको वापस धक्का मार दिया, ऐसे वापस धक्का मारे, इक्विलिब्रियम में रखे, तो सब पर 10 पास्कल प्रेशर लग रहा है। इसी के बेसिस पर हम क्या पढ़ेंगे, बात समझ में आई, यहाँ पर प्रेशर कितना लगा है F अपॉन ए, तो इस पर प्रेशर कितना है, इस पर और इस पर सब पर प्रेशर कितना आया, इन सब पर प्रेशर आया F अपॉन ए, F अपॉन ए, F अपॉन ए, F अपॉन ए, हालांकि इसका एरिया कितना है 2A, लेकिन फिर भी प्रेशर कितना आया F अपॉन ए, F अपॉन ए, इसका एरिया कितना है 3A, बड़ा एरिया है, फिर भी प्रेशर कितना आया F अपॉन ए, इस पर भी प्रेशर कितना आया, एरिया तो छोटा है, फिर भी प्रेशर कितना है F अपॉन ए, तो जितना प्रेशर यहाँ से लगा है सब पर इक्वल प्रेशर आया, और सबके डिच्चू पर इक्वल प्रेशर आया, तो हमने इनको वापस धक्का देके इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश की है, वरना अगर हम इसका प्रेशर और बढ़ाते थे तो ये भाग ना जाते कहीं, ऐसा ना हो ये निकल के पिस्टन ही भाग जाए, और पास्कल का लॉ एनक्लोज्ड फ्लूइड पर है, लीकेज होने वाले फ्लूइड पर नहीं लगता। बात समझ में आ रही है। अब इसके पास्कल्स लॉ के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमने पास्कल्स लॉ के बेसिस पर बहुत सिस्टमेटिक चीज बनाई है, हमने बहुत बढ़िया चीज बनाई है, और वो बढ़िया चीज क्या है, तो प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिट होता है ना, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, तो इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड का एग्जांपल हम क्या रख सकते हैं, गाड़ी का ऑयल, ब्रेक ऑयल, आपको मालूम आजकल जो धूम वाली गाड़ी आ रही है उसके हैंडल के पास में वो एक डिब्बी लगी रहती है, रेक्टेंगुलर यानी क्यूब
क्यूब नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं आपका मैथमेटिकल रेक्टेंगुलर, हर तो उसके 4 फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और साइड के स्क्वायर जैसे होते हैं। उसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा होता है, उसमें एक कांच की छोटी सी 2 सेंटीमीटर लगभग डायमीटर की एक ग्लास भी होता है और ग्लास में से ऑयल का लेवल दिखता है ना, ब्रेक ऑयल कम हो गया या कम ज्यादा हो गया। तो ब्रेक ऑयल जो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर में, कार में भी ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है। कितने तो भी लीटर डालते हैं ब्रेक ऑयल, हमारे कार में तो अभी तक डाले नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं है, ध्यान में नहीं है ऐसा कुछ। तो ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है। वो ब्रेक ऑयल क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ, ये मेरा गैरेज है समझो, मेरा सर्विस सेंटर है, ठीक है, कार का, सच में नहीं है, मेरा एक कार का सर्विस सेंटर है समझो, और मुझे कार के नीचे के पार्ट्स रिपेयर करना है, कार के नीचे के पार्ट्स मुझे रिपेयर करना है, और जमीन गीली है, ग्राउंड गीला है, मैं ग्राउंड पे लेट के कार के अंदर के पार्ट्स ठीक नहीं कर सकता, मुझे खड़े रह के कार के पार्ट्स रिपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये कार को ऊपर उठाना है मुझे। तो अब ध्यान से समझो, कहानी को ध्यान से समझो, बहुत अजीब चीज है। पास्कल ने बोला ये भी वो पैराडॉक्स जैसी चीज है, यकीन नहीं आता, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जैसी ही केस है, यहाँ यकीन नहीं आता। बट रिमेंबर, प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ देखो एरिया कितना बड़ा था, एरिया बड़ा था। अब आप बोलेंगे सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, आप कहाँ देखो गलती कहाँ होती है, आप बोलेंगे सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो बोलेंगे इसका एरिया ज्यादा तो इस पे प्रेशर कम आना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है, यहाँ फोर्स भी तो लग रहा है ना ज्यादा। फोर्स देखो, आप प्रेशर को मत देखो, प्रेशर इक्वल है, फोर्स कैसा लग रहा, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा फोर्स। प्रेशर, पास्कल ने क्या बोला, लॉ का स्टेटमेंट समझ लो एक बार, नहीं तो फिर बोलोगे सर अंसार सर आपने समझा ही नहीं अच्छे से। इस पर मैंने क्या किया, फोर्स अपॉन एरिया, इसका एरिया था, उसके हिसाब से मैंने एक फोर्स F लगा दिया, जो भी वैल्यू होगी। तो फोर्स अपॉन एरिया सॉल्व करें तो 10 पास्कल आता, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता, या मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया था, और मैंने उस पर क्या किया 10, वैसे आपको मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को काय में गिनते हैं न्यूटन, एरिया को काय में गिनते हैं मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, इन द ऑनर ऑफ ब्लेज पास्कल, फ्रेंच फिजिसिस्ट। तो यहाँ पर क्या था, 1 मीटर एरिया था इसका, और मैंने इस पे कितना प्रेशर लगा दिया, कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो मैंने यहाँ फोर्स कितना लगाया 10 न्यूटन, अंडरस्टूड, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और ये एरिया कितना है, ये एक ए यानी 1 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया कितना है, ये एरिया 3 मीटर स्क्वायर हो गया, 3 टाइम्स एरिया होगा, तो ये एरिया बढ़ा तो यहाँ फोर्स भी कितना लगा 3 टाइम्स है, यानी यहाँ मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा, यहाँ 30 न्यूटन फोर्स लग रहा। फोर्स बढ़ाने का टेक्निक है ये, कंफ्यूज मत होना, जहां डाउट आएगा उनमें वो पूछना। यहाँ मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, एरिया कितना है 3 टाइम्स एरिया है, तो वो है 30 मीटर स्क्वायर, सॉरी 3 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 3 टाइम्स है, 3 है, ये 1 मीटर स्क्वायर था, ये कितना है 3 मीटर स्क्वायर, एरिया बढ़ गया तो फोर्स भी कैसा हुआ, बढ़ गया, और इसका वैल्यू कितना आ रहा फिर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक चीज इससे समझने की कोशिश करो कि अगर एरिया बड़ा रहेगा, प्रेशर हर जगह कैसा रहता सेम, तो यहाँ का एरिया बड़ा रहेगा तो इसमें फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। हालांकि देखो मैंने लगाया कितना 10 न्यूटन, और मुझे मिल रहा कितना 30 न्यूटन। कितनी अच्छी चीज है ये, कितने लॉजिक की चीज बोला है पास्कल ने कि सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगाओ और यहाँ आपको 30 न्यूटन मिलेगा। अगर एक कार फास्ट में चलती हुई आ रही है और आप अपने आप को रजनीकांत समझते हो और आप कार के सामने जाके ऐसा पकड़ के रोक रहे कार को, तो रुक जाएंगी आपसे कार। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली कार आपके बाहर से जाके धक्का लगाने से रुकेगी नहीं। आप पूरी ताकत लगा लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन आपसे कार नहीं रुकेगी। 100 किलोमीटर पर आवर वाली कार हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर नहीं रुकेगी। लेकिन कार में बैठा हुआ जो आदमी है वो इतनी ताकत है, वो ब्रेक्स पे हल्का सा पैर लगाता है तो कार की स्पीड कम कम होते होते थोड़ी देर में कार रुक जाती है। वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, वो फोर्स कम लगा रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू बढ़ जा रही है।
और बढ़ के कार जल्दी रुक रही है। क्यों? एरिया का सवाल है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ फोर्स कितना लगाया मैंने 10 न्यूटन, और यहाँ फोर्स मिल रहा कितना मुझे 30 न्यूटन, समझ रहे हो? और यहाँ पर कितना मिल रहा मुझे 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने फोर्स कितना लगाया था, मेरा F कितना था 10, तो ये 2F हो गया, यानी कितना हो गया 20 न्यूटन, और एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो वैसे भी प्रेशर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ भी कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज द सेम इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। ये यहाँ लिक्विड भर दिए तो प्रेशर सब पे इक्वली लग रहा है, हर जगह प्रेशर हर जगह इक्वली लग रहा है। सिर्फ एरिया बढ़ा दो तो तुमको फोर्स ज्यादा मिलेगा, बस तुमको एरिया बढ़ाना है तो तुम्हारा फोर्स भी बढ़ जाएगा। और उसी का एप्लीकेशन यहाँ देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये है फिजिक्स पढ़ने का फायदा, कम ताकत में ज्यादा ताकत बना लेते हैं, ताकत को मल्टीप्लाई करने का फायदा। देखो क्या, सॉरी, ताकत को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला, कम ताकत लगाओ और ज्यादा चीज मिलेंगी आपको। अब ये देखो एक कार है, कार कितने किलो की है 1000 किलो की। 1000 किलो की कार, वैसे 1500 किलो से मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है, नैनो है समझो, ये 1000 किलो की कार है, 1000 किलो की कार है, और मुझे कार को ऊपर उठाना है। अब मैं कैसे उठाऊंगा कार को? तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे 2 सिलेंडर्स है ना, इसमें इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑयल भरा हुआ है, हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक लिफ्ट पता है ना आपको, ऊपर उठाने के लिए यूज होंगी, हमारी बुक में हाइड्रोलिक लिफ्ट कर दिया है। तो व्हाट इज S1? S1 इज अ पिस्टन, सॉरी S1 इज अ कंटेनर, S2 इज सेकंड पिस्टन। S1 यानी फर्स्ट पिस्टन, S2 यानी सेकंड पिस्टन। फर्स्ट पिस्टन का एरिया कम है, ये दिख रहा है आपको, एक गोल, अगर इसको गोल सर्कुलर में भी बना लिया हमने तो इसका एरिया कम है, ये सर्कुलर एरिया भी बना लिया, इसका सर्कुलर प्लेट है तो इसका एरिया कैसा है कम है ना, A1 इज लेस, और इसका एरिया कैसा है बड़ा दिख रहा है ना। हाँ, अगर मैं स्केल लगा के देखूँ ऐसे तो दिख रहा है मुझे, आपको समझाने के लिए बताता हूँ मैं। इसका एरिया मैंने लिया, इसकी लेंथ लिया मैंने 13 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है समझो, 13 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है समझो 22 सेंटीमीटर। तो एरिया आप पायर स्क्वायर से निकाल लोगे, तो इसका एरिया कम है सरफेस का, पिस्टन का एरिया A1 कम है, इसका इसके पिस्टन का एरिया A2 ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे F1 लगाया मैंने, F1 का एरो देखो कैसा है, छोटा है, मतलब मैंने फोर्स इस पे क्या लगाया कम, कम फोर्स से मैंने इसको दबाया, इसको मैंने दबाया कम फोर्स से, ठीक है। मुझ में जितनी ताकत है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते मुझ में जितनी ताकत है, मैंने हल्की सी ताकत से इसको नीचे दबाया। अब इसको दबाया तो यहाँ क्या आएगा प्रेशर, और पास्कल। ये देखो ये इनक्लोज फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है कहीं भी लीकेज नहीं हो रहा, ये फ्लूइड ये कंटेनर में भरा है और ये कंटेनर में, और दोनों कंटेनर के बीच में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी यहाँ का लिक्विड यहाँ जा सकता है, और दोनों की हाइट कैसी है सेम है, तो दोनों में प्रेशर एक जैसा है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ऑन H rho g। अब ये मत बोलना ये सर ये हाइट है, ये एनक्लोज्ड फ्लूइड है ना, ये भी एनक्लोज्ड है कंटेनर के अंदर और ये भी एनक्लोज्ड है कंटेनर के अंदर, तो ये पूरा मिला के दोनों मिला के जो सिस्टम हो गया वो एनक्लोज सिस्टम। जैसे ये पूरा एनक्लोज था, पैक था चारों तरफ से, ये भी पैक है पूरी तरह। अब मैंने इस पे जो प्रेशर लगाया तो द प्रेशर विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस अनडिमिनिश्ड। प्रेशर इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, साइड में भी लगेगा, प्रेशर इधर भी लगेगा, नीचे भी लग रहा। द प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड द प्रेशर विल बी अनडिमिनिश्ड। अगर मैंने यहाँ 10 पास्कल प्रेशर लगाया तो यहाँ पर भी कितना लगेगा 10 पास्कल का प्रेशर लगेगा, ऊपर भी हर जगह 10 पास्कल का प्रेशर लगेगा, 10 पास्कल का। लेकिन इसका एरिया कैसा है ज्यादा है ना, इसका एरिया ज्यादा है, और जिसका एरिया ज्यादा है तो उस पर फोर्स ज्यादा लगता है। यही तो पास्कल ने बोला ना अभी हमने पढ़े, इसका मुंह का एरिया ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है, तो पिस्टन का एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा। तो यहां मैंने कम फोर्स लगाया, यहां मैंने कम फोर्स लगाया, यहां मैंने कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ये एरिया कितना है अपने मन से समझने के लिए, ये एरिया है, इसका एरिया है समझो 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ A1 बोला तो मैं इसको ऐसा बोल देता, A1 इज 1 मीटर स्क्वायर एंड F1 इज 10 न्यूटन। एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और फोर्स कितना 10, और इसका एरिया कितना है तो मैं जानबूझ के इसके एरिया को कर देता 1000 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया इसका बड़ा एरिया, जानबूझ के मैंने एरिया बड़ा बनाया क्योंकि मैंने हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी है समझो, और पढ़ा और मुझे मालूम है
कि इसका एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर बना था, इसको मैं जानबूझ के क्या करूंगा 100 मीटर स्क्वायर। जितना एरिया बड़ा करे तो उतना फोर्स भी बड़ा होता है। तो सॉरी 100 नहीं 1000 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका एरिया A2 कितना है 1000 मीटर स्क्वायर। तो अब इस पे फोर्स कितना लगाया था हमने 10 न्यूटन, और प्रेशर कितना आया, फिर यहाँ प्रेशर कितना होगा P1 प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया F1 अपॉन A1। तो F1 कितना है 10, A1 कितना है 1, 10 अपॉन 1 यानी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना रहेगा P2, यहाँ पे प्रेशर रहेगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज जितना प्रेशर यहाँ रहता उतना ही प्रेशर इधर भी रहेगा। एनक्लोज फ्लूइड है, यहाँ जितना प्रेशर लगा है यही यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर रहेगा। तो इट विल बी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया कितना है 1000। तो प्रेशर P2 को इक्वल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या है 1000 मीटर स्क्वायर। अब इसको 10 होना है तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स को होना पड़ेगा 10,000 न्यूटन। जब फोर्स 10,000 होगा तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्रेशर कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्रेशर कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इनसाइड एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, pressure applied at one point on a fluid at rest and enclosed fluid, pressure applied at one point on an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to all parts of the container। तो ये यहाँ पर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर यहाँ जाएगा और इधर भी प्रेशर उतना ही रहेगा। अब इधर के प्रेशर को उतना रहने के लिए मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, और फोर्स कितना हो गया 10,000 न्यूटन। अब मेरी ताकत कितनी है 10 न्यूटन की, मुझमें ज्यादा दम नहीं है, मैं सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता, लेकिन यहाँ कितना फोर्स लग रहा है ऊपर 10,000 न्यूटन, और ये 10,000 न्यूटन का फोर्स लगना तो कार ऊपर आ जाएगी, समझ रहे, यानी एक मामूली सा आदमी इतनी बड़ी कार को ऊपर उठा सकता है। अंडरस्टूड। आपने जैक देखे, जैक कार के साथ आता है जैक, जब कार पंक्चर हो जाती है या कार का कोई प्रॉब्लम आ जाता है साइलेंसर में या कुछ, तो कार को ऊपर उठाना पड़ता है। पंक्चर बनाने के लिए, टायर खोलने के लिए, पीछे का टायर पंक्चर हो गया तो कार को पीछे से ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए कार के साथ एक जैक आता है। जैक में क्या रहता, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड रहता, जैसा जैसा वो जैक को दबाओ पंप मारना पड़ता, तो वैसे वैसे इस पे पंप मारते जाओ, दबाते जाओ तो ये ऊपर पाएंगे। आप बोलेंगे सर वर्क डन का प्रॉब्लम आ रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा सर, क्यों? बोलेंगे सर यहाँ पे फोर्स 10 और यहाँ पर फोर्स 10,000, तो फोर्स तो डिफरेंट होगा, तो वर्क डन से गलत हो जाएगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बारी फर्क रहेगा। ये 10 न्यूटन में बहुत, ये 10 न्यूटन में दबा और ये 10,000 न्यूटन में दबेगा, डिस्प्लेसमेंट का फर्क रहेगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों में वर्क डन सेम रहेगा। जहां पर हमने कम फोर्स लगाया वहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको थोड़ा सा उठाना है तो इसको बहुत दबाना पड़ेगा, इसको बहुत दबाना पड़ेगा तब ये थोड़ा सा उठेगा, इसको बहुत ज्यादा दबाऊंगा तो ये थोड़ा ऐसा उठेगा। यानी हमको ताकत कम लगाना पड़ता है, ज्यादा दबाने का मीनिंग ये मत समझो बहुत ताकत लगाना है, लगाऊंगा 10 न्यूटन ही में इस पे फोर्स, लेकिन 10 न्यूटन में ये बहुत अंदर तक दब जाएगा और ये ऊपर तक उठेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का फर्क रहता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसके लोचे में मत पढ़ो, वो एनसीईआरटी में दिया, हमारे स्टेट बोर्ड में नहीं दिया है। अब क्या कहते हैं, हाँ तो ये समझ में आया क्या आप लोग को? छोटे वाले पर इस छोटे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ मालूम है, मैं इसको बोल देता हूँ मास्टर पिस्टन, मास्टर सिलेंडर। ये जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोलता हूँ, मास्टर सिलेंडर। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो किसी चीज को उठाने की, जैसे जैक रहता जो गाड़ी का, वो ये मास्टर सिलेंडर जिस पे अपन पंप दबाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। और ये जो है इसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर, स्लेव यानी गुलाम, नौकर। तो मास्टर जितनी ताकत लगा रहा है गुलाम और ऊपर उठ रहा है। मास्टर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, गुलाम 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। वैसे भी मास्टर छोटा काम करता है और गुलाम से बहुत ज्यादा काम करवाता है, तो हम छोटा काम कर रहे हैं मास्टर सिलेंडर पर, और गुलाम वाला सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, वो बड़ा काम कर रहा है। बस यही चीज हमारी टेक्स्ट बुक में एक और एप्लीकेशन है। अब वो एप्लीकेशन की डायग्राम इतनी बड़ी सारी है कि वो डायग्राम बनाने मुझे आलस आ रहा है, मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन है किसका, पास्कल्स लॉ का पहला एप्लीकेशन। वैसे तो पास्कल लॉ टूथपेस्ट में और अब बहुत जगह यूज होता है, तो ये पहला हुआ। अब दूसरा देखो, मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। दूसरा ये देखो, ये अपनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की न्यू टेक्स्ट बुक, मजेदार अच्छी टेक्स्ट बुक बेचारी,
ये देखो ब्रेक पेडल, कार का ब्रेक है ये। ब्रेक पेडल दबाओगे आप तो ये प्रेशर मास्टर सिलेंडर पर प्रेशर लगेगा। सिलेंडर्स नहीं होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए ओनली। आपने ब्रेक पेडल पर पैर दबाए तो प्रेशर किस पर लगा, मास्टर सिलेंडर पर। और ये देखो ब्राउन कलर का जो है ना, ये फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है ये। ब्रेक ऑयल मार्केट में मिलता है 500 1000 या कुछ रुपए का मिलता है। ब्रेक ऑयल भरना पड़ता है कार वगैरह में, है ना। 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में ब्रेक ऑयल भरना पड़ता है, जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स रहते हैं, बस में कार में। तो हाइड्रोलिक आजकल तो नए नए आ रहे हैं, बोलना ABS वगैरह आ गया, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक में ही होता है। तो आप क्या करोगे, ब्रेक पेडल को दबाओगे तो ब्रेक पेडल के दबने से ये वाला दबेगा। देखो ये जो ये पिस्टन है, ये ब्लैक कलर का जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन दबेगा, समझ रहे हो। आपने ये ब्रेक को दबाया तो उससे क्या दबा रहे हैं, आप पिस्टन दबा रहे हो। तो ये जो फ्लूइड है A1 वाला, एरिया 1, ये छोटे एरिया वाला है, ये जब दबेगा तो ये जो फ्लूइड है, ये पाइप में से जो जा रहा है ब्रेक ऑयल हाइड्रोलिक ट्यूब में से, तो ट्यूब में से जो ऑयल जा रहा है उस पर प्रेशर आएगा, और जितना प्रेशर आपने लगाया उतना प्रेशर सब पे जाएगा। देखो स्लेव सिलेंडर कितने हैं, 4, तो समझ गए आप ये 4 है तो ये कार का होगा या 2 व्हीलर का होगा। तो मोस्ट बेसिकली ये कार का होना चाहिए। तो स्लेव सिलेंडर से, स्लेव सिलेंडर दिख रहा है A2 और पीछे वाले को नाम नहीं दिए। तो ये ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है और स्लेव सिलेंडर में जा रहा। तो आपने छोटा सा प्रेशर, आपने क्या किया, छोटा सा प्रेशर लगाए मास्टर सिलेंडर पर, और बाकी सब पर जो प्रेशर लगेगा वो कैसा रहेगा, वो भी छोटा सा रहेगा, क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, लेकिन फोर्स कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और ये जो स्लेव सिलेंडर्स है, ये स्लेव सिलेंडर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, तो स्लेव सिलेंडर्स जो होते हैं ये गाड़ी के टायर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मेरे पापा की एक्सेस है 2 व्हीलर, उसका उसका जो है वो ब्रेक शू खराब हो गया था, तो ब्रेक शू उसके अंदर क्या करते हैं, ये गाड़ी का टायर है समझो, तो उसके अंदर ऐसा ब्रेक शू रहता है, ऐसा। यानी अगर ये टायर है, रिंग है, अगर ये गाड़ी की रिंग है, टायर की रिंग है अगर ये ऐसी, तो इसके अंदर में ये ऐसा रहेगा। और यहां पर जो है, ये बहुत बड़ी गैप कर दिया मैंने, ये रहेगा ऐसा ऐसा। और इसके अंदर जो लिक्विड है, ये ड्रम, यहां रहेगा फ्लूइड F, ये F है। और जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर की वजह से ये इसको ऊपर धकेलेगा। ये काय का बना रहता है, ये है ब्रेक शू, बी लिख रहा मैं जहां पर, बी यानी ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू है। जैसे ब्रेक शू पर प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ब्रेक शू क्या करेगा, रिंग को अंदर से टच करेगा, और रिंग को अंदर से टच करेगा तो रिंग स्लो डाउन हो जाएगा, और जब ये रिंग स्लो डाउन होगा तो गाड़ी धीरे धीरे करके रुक जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम गाड़ी को रोक सकते हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल, कार अगर तेज चल रही और आप रजनीकांत बन के कार के सामने भी आ गए तो आपकी ताकत कार को नहीं रोक सकती अगर वो 100 किलोमीटर/आवर से चल रही। लेकिन कार में बैठा हुआ आदमी हल्का सा ब्रेक लगाता है तो कार रुक जाती, उसकी कम ताकत में कार रुक रही है और आप बाहर से ज्यादा ताकत लगा रहे हो तो कार नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि पास्कल का लॉ उसमें लग रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है वो कार में। तो ये ब्रेक वैसे हमारे सिलेबस में ये ब्रेक के चक्के वक्के के अंदर का दिया हुआ नहीं है, इतना काम नहीं करना है। वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया बस वो याद रखना है। डायग्राम लंबी थी इसलिए नहीं बनाया मैंने, टाइम ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो गया। तो अब सुनो, जब हम प्रेशर लगाते हैं, ये जो F है फ्लूइड, ये ऐसा, ये फ्लूइड यहाँ से ऐसा आएगा, ये ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है। जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो ये ब्रेक ऑयल इसमें आएगा, एनक्लोज्ड है वो, तो जैसे इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, ये पी ऊपर धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स ज्यादा रहेगा और ज्यादा फोर्स से टायर को लगेगा तो गाड़ी रुक जाएगी। और हम ब्रेक पे से पैर हटा लेंगे तो फ्लूइड पीछे जाएगा तो ये फिर से छोटा हो जाएगा। यानी टायर के अंदर एक ड्रम होता है, टायर का जो रिंग होता है, गाड़ी का जो रिंग होता है, उस रिंग के अंदर एक ड्रम होता है, और वो ड्रम की डायमीटर, ये जब हम ब्रेक मारते तो उसके अंदर जो ऑयल भरा है उससे ड्रम की डायमीटर बढ़ जाती है, और वो अंदर से, रिंग के अंदर से टायर रिंग को टच करता है, अंदर से, बाहर से नहीं। अपने इधर बाइसिकल जो चलाते हैं उसमें ब्रेक में गुटका लगा रहता है रबर का, वो उसको रिंग को कैसा अंदर से टच होता, रिंग के, बाइसिकल के रिंग के अंदर से टच होकर रुका था। वैसे ही हमारी गाड़ी का जो
टायर होता है उसके अंदर जो रिंग होता है, रिंग के अंदर एक ड्रम होता है और वो ड्रम अंदर से घिसता है किसको, टायर की रिंग को, और रिंग को स्लो करता है। तो रिंग स्लो होती है तो गाड़ी भी रुक जाती है। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो मैं इस पे एक आध एनिमेशन अपलोड कर दूंगा आपको समझाने के लिए। अभी फिलहाल हम रुक जाते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।